हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और टॉपिक होगा हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, यानी कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है, हेडिंग कर लीजिए लिख के। तो कूलम्ब्स लॉ से क्या करना है हम लोग को, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स और इससे रिलेटेड जितना सारा कॉन्सेप्ट है सब क्लियर करना है। ठीक है, तो मैंने इसका डेरिवेशन बता दिया था और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो बहुत इजीली से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है कि यदि दोनों चार्ज यानी कि दो चार्ज यानी Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे अगर एयर में या वैक्यूम में हो, दैट मींस हवा में या निर्वात में हो, तब इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आप इक्वल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर? अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स आप इक्वल कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। क्लियर? अब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स डिपेंड किस में करता है? नेचर ऑफ चार्ज पर। नेचर ऑफ चार्ज दैट मींस अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, अगर दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो होगा रिपल्सन फोर्स। क्या होगा? रिपल्सन फोर्स। क्या होगा? रिपल्सन फोर्स। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तो भी होगा रिपल्सन फोर्स। क्या होगा? रिपल्सन फोर्स। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो होगा अट्रैक्शन फोर्स। इतना तो पता होगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्लियर? यानी कि ये समझ में आया, यानी कि ये दोनों चार्ज अगर हवा में या निर्वात में हो तो इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स आप इक्वल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाके। अब देखो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसको भी नोट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और है 1/4πε0, ये कांस्टेंट है पूरा टर्म, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे 1/4πε0 की जगह। ठीक है, ये पहला समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों चार्ज किसमें, हवा में या निर्वात में हो तो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होता है। क्लियर? चलो अब देखो एक थोड़ा सवाल, अगर मान लो ये यही दोनों चार्ज किसी पराविद्युत माध्यम में, पराविद्युत माध्यम दैट मींस पराविद्युत माध्यम मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलते हैं? इप्सिलॉन आर को। क्लियर? इप्सिलॉन आर मतलब अगर दोनों चार्ज मान लो किसी पराविद्युत माध्यम के रूप में, मान लो हवा में, पानी में या फिर ग्लास में रखा गया हो, तब इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आप इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू इप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब बात समझ में आ गया होगा क्या? अगर दोनों चार्ज कहां पे हो, मान लो ग्लास में हो या फिर वाटर में हो या फिर हवा में हो, तब इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आप इक्वल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, और इप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं बोलो? इप्सिलॉन आर को ही बोला जाता है क्या? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अलग अलग माध्यम के लिए दैट मींस अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है? इप्सिलॉन आर का वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब इप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है? वेरिएबल होता है। अलग अलग मीडियम के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू चेंज होता है। बात समझ में आए तो बताते जाएंगे। चलो इतना बात समझ में आ गया होगा। चलो, यानी कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स आप इक्वल टू जानेंगे हम लोग 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये एयर के लिए है और वैक्यूम के लिए। बात समझ में आया? एयर के लिए है और वैक्यूम के लिए। ठीक है, और एक फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू इप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये किसके लिए है? ये हर चीज के लिए, हर मीडियम के लिए। ठीक है ना,
यानी इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है। मान लो वैक्यूम का अगर बात करें, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। एयर का बात करेंगे तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जिसका जो होता है। ठीक है, चलो यानी कि देखो, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स किन किन बात पर निर्भर करता है? बात पर दोनों चार्जेस के मान पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों चार्ज का मान बढ़ा दिया जाए तो आपका वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? दोनों का बीच का डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों का बीच का मान लो डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, आर को बढ़ा देंगे, तो आर को बढ़ा देंगे मतलब आर बढ़ेगा तो एफ क्या होगा? घट जाएगा। एफ क्या होगा? घट जाएगा। बात समझ में आया? यानी आर पर भी डिपेंड करता है। और किस बात पर डिपेंड करता है? इप्सिलॉन आर पर भी डिपेंड करता है। इप्सिलॉन आर पर डिपेंड कैसे करता है? मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि देखो, एयर के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, ग्लास के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू 4 होता है, वाटर के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू 81 होता है। अब तो डिफरेंट पता चल ही गया होगा। मान लो अगर एयर में दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स बात करें तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। बात समझ में आए? यानी कि एयर में दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होगा वो F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² होगा। क्लियर? अगर मान लो ग्लास में रखा जाए, ग्लास में डाल देंगे तो यहाँ 4 पुट कर देंगे, यानी कि 1/4 और 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² हो जाएगा। यानी कि आपका वैल्यू घट जाएगा। बात समझ में आया? ये किसके लिए था? ये था ग्लास के लिए। यानी कि एक बात तो समझ में आया कि FA जो है, FA का वैल्यू ग्रेटर देन FG, मतलब FG से ज्यादा होगा। 1/4 दैट मींस 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है। बात समझ में? यानी घट गया। बात समझ में आया? अगर इसी को बात करें किस में डाल देंगे? वाटर में डालेंगे तो वाटर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 81 पुट करेंगे। क्या पुट कर देंगे? 81, यानी कि यहाँ पे 81, यानी कि 81 गुना घट जाएगा, यानी कि फिर ग्रेटर हो जाएगा। FG ग्रेटर FW। अब डिफरेंट पता चल ही रहा होगा। क्या? एयर का वैल्यू, एयर में दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स सबसे अधिक होगा, फिर ग्लास में होगा, फिर वाटर में होगा। इतना सारा चीज समझ में आएगा, आ गया होगा। चलो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स का बात कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है, देख लीजिएगा एकदम इजी है और मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी चीज को पूरा दिल लगाकर करते हैं तो वह काम बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। ठीक है, तो पढ़ाई भी एकदम पूरा मन लगा के कीजिए, 100% सब चीज समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। क्लियर? देखो ध्यान से बोला है, मैं यहाँ बना देता फिगर, समझ में आ जाएगा। बोला है Q1 चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, Q2 चार्ज दिया है आपका, Q2 चार्ज भी दिया है 5 माइक्रोकूलम दिया है। क्या दिया हुआ? 5 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, दोनों को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर। कहां रखा गया है? एयर में रखा गया है। कहां रखा गया है? एयर में रखा गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला है? फोर्स, यानी कि वही फाइंड करने बोला है कि फोर्स क्या होगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा कि रिपल्सन फोर्स होगा। तो सिंपल सा बात है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो कौन सा फोर्स होगा? ये सब पता है, क्या? रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक है, दोनों एयर में रखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होगा बोलो? F मैंने अभी जस्ट बताया, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² हो जाएगा। होगा ना? Q1 Q2 बाय R²। गिवन सब कुछ तो दिख रहा है हमको, पुट करते हैं। तो आपका वैल्यू कितना पे बोलो? 1/4πε0 का वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁹ समझ में आ रहा है, इंटू Q1 का वैल्यू कितना दिया? 2 माइक्रोकूलम। देखो 2 माइक्रोकूलम का मतलब कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर? 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻⁻6। क्लियर? तो 2 माइक्रोकूलम का अगर निकालेंगे तो 2 माइक्रो इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 2 × 10⁻⁻6, यानी 2 माइक्रोकूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻6 कूलम। आई थिंक समझ में आ रहा है। चलो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻6। क्लियर? इंटू उसके बाद कितना है? 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 अपॉन
10 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 10/100 यानी कि 10⁻⁻1 मीटर, यानी यहाँ पुट करो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। आपका वैल्यू पुट अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करो यहाँ पे 9 दूना 18, 18 पच्चे 90, 90 हो गया, 90 कितना हो गया 90 हो गया। अब देखो यहाँ पे 10⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, यानी कि यहाँ दोनों इसको करेंगे कैलकुलेट तो कितना 10⁻12 और यहाँ पे 10⁻9, दैट मीन्स 10⁻3 अपॉन 10⁻2 कितना होगा बोलो 90 इंटू 10⁻1 कट जाएगा, एक बचेगा। यानी कि देखो ध्यान समझो, यानी कि कितना हो गया एफ इक्वल हो जाएगा 90/10, यानी कि ये कैंसिल 9 न्यूटन। यानी कि इन दो चार्जेस के बीच कितना होगा 9 न्यूटन का क्या होगा रिपल्सन फोर्स होगा। बात समझ में आ गया, 9 न्यूटन का क्या होगा रिपल्सन फोर्स होगा। ये तो बहुत इजी था। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अब देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इफ 2 माइक्रोकूलम एंड 10 नैनोकूलम आर लोकेटेड बाय 10 सेंटीमीटर एयर वाटर और ग्लास। देखो ध्यान समझो, इस बार 3 को निकालने बोला है। बोला एक दिया है 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, दूसरा चार्ज दिया हुआ है, दूसरा चार्ज दिया है 10 नैनोकूलम, ठीक है। 10 नैनोकूलम आर लोकेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर। तो बोला है फोर्स निकालने के लिए फाइंड फोर्स, ठीक है। फोर्स फाइंड करना है। पहला नंबर में बोला है एयर में, दूसरा नंबर में बोला है वाटर में, ठीक है, और तीसरा नंबर में बोला है ग्लास, तीसरा नंबर में बोला है ग्लास। तो ग्लास में ये सब में डाला गया है, ठीक है, तो निकाला। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट Q1 दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्लियर। Q2 कितना दिया हुआ है देखो, Q2 दिया है 10 नैनोकूलम, नैनोकूलम कितना होता है 10 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, क्लियर। R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, अभी तो कैलकुलेट किए थे 10⁻⁻1 मीटर। बात समझ में आ रहा है, कर दें, कोई भरोसा नहीं, कर देते हैं। चलो ये कैंसिल, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर, क्लियर, कितना हो गया। अब निकालो, तो एयर के लिए फॉर्मूला कितना होता है, एफ इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। निकालो, तो आप कितना हो जाएगा बोलो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁻9 अपॉन R स्क्वायर, यानी 10⁻1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 9 दूना 18, 18 10 180, क्लियर, इंटू इसको करो वही आएगा 10⁻3 आएगा ना, देखो 10⁻9 10⁻6, सॉरी इतना नहीं होगा, तो करो 10⁻9 इंटू यहाँ पे देखो 10⁻6 और यहाँ पे 9 6 15, यानी 10⁻15 हो जाएगा इस पर, क्लियर, कितना -15, यानी करो 180 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻6 अपॉन 10⁻2, 2 कैंसिल, 10⁻4 बचेगा ना, 10⁻4, यानी कि कितना हुआ, यानी कि होगा 180 इंटू 10⁻3 और नीचे कर देते 10, ये कैंसिल, यानी कि 18 इंटू 10⁻3, ठीक है। और कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। कैसे, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इन दोनों के बीच लगने वाला एयर में लगने वाला रिपल्सन फोर्स, एयर में लगने वाला रिपल्सन फोर्स कितना है 18 इंटू दिख रहा है, 18 इंटू दिख रहा होगा, 18 इंटू
10⁻³ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर? किस कहाँ लग रहा है? एयर में लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? एयर में लग रहा है। ये पहला निकल गया एयर के लिए, ठीक है। दूसरा नंबर निकालना है ग्लास, सॉरी वाटर के लिए ना। चलो नोट करते जाओ कॉपी पे, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। देखो दूसरा नंबर में है वाटर के लिए। किसके लिए निकालना है? वाटर के लिए। तो वाटर के लिए देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। तो वाटर के लिए होता है F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इनटू इप्सिलॉन r। क्यों? क्योंकि जब दोनों चार्जेस को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा जाता है तब दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स F इक्वल होता है F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन r Q1 Q2 और अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? इतना होता है। अब पुट करते हैं, देखो ध्यान से, यानी कि वाटर के लिए इप्सिलॉन r का वैल्यू कितना होता है? 81। कितना रखना है? 81, यानी कि F इक्वल टू 1/81 इप्सिलॉन r का वैल्यू और इनटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये तो एयर का फॉर्मूला है। बात समझ में आई? किसका फॉर्मूला है? ये तो एयर का फॉर्मूला था ना। तो यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे F इक्वल टू 1/81 और इंटू F पे, और एयर के लिए मैंने वैल्यू कितना निकाला है वहां पे ऑलरेडी निकालते हैं, यानी कि F इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 18 इंटू 10⁻³ और अपॉन 81, यानी कि इतना न्यूटन का रिपल्सन फोर्स होगा। तो ये बोलो इसको क्या करेंगे? 81 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम ही आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि F इज ग्रेटर देन Fw, यानी कि Fw जो भी होगा एयर से कम ही होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स वाटर में कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? वाटर में कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट किसमें निकालेंगे? निकल गया इतना न्यूटन का क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। अब निकालना है ग्लास में। किसमें निकालना है? ग्लास में। तो फॉर्मूला तो वही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि ग्लास में क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब किसमें निकालना बोलो? ग्लास। तो ग्लास के लिए इप्सिलॉन r का वैल्यू मैंने कितना बताया? 4 होता है। क्या होता है? 4, यानी कि F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। क्लियर? 1/4। क्लियर? और ये तो किसका फॉर्मूला है? ये और ये दोनों मिला किसका? एयर का फॉर्मूला होगा Fa, यानी कि F इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? तो F इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ और 4। क्लियर? तो देखो ध्यान से समझो, इतना न्यूटन का क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। ये किसके लिए था? ग्लास के लिए, यानी कि Fg का वैल्यू इतना है। तो एक बात बताओ, इसमें भी क्या हो रहा है कि Fg इज लेस देन Fa, यानी कि Fa से Fg भी कम होगा ना। यानी कि ग्लास में लगने वाला जो फोर्स होगा वो एयर की तुलना में कम होगा। एयर की तुलना में क्या होगा? कम होगा। जो भी रिपल्सन होगा ग्लास में कम लगेगा। तो दैट मीन्स ये तीनों कॉन्सेप्ट से हमको क्या समझ में आता है? तीनों से यही समझ में आता है। तीनों मिल गया ना? चलो सबका आंसर तो मिल गया। यानी कि इसमें यही समझ में आता है कि एयर में ज्यादा होगा फोर्स, फिर किस में होगा? फिर ग्लास में होगा और फिर वाटर में। क्लियर? ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं आपको। चलिए तीनों का आंसर में फिर से लिख दूं क्या? लिख देता हूं। Fa में कितना वैल्यू आया? 18 इंटू 10⁻³ किसमें निकला ये? एयर में। ग्लास में कितना आया बोलो? ये हुआ फर्स्ट, ये 3 वाला। Fg का वैल्यू कितना आया बोलो? 18 इंटू 10⁻³ और अपॉन 4, और ये है दूसरा नंबर वाला, ये Fw वाला। तो Fw वाला कितना? 18 इंटू 10⁻³ अपॉन 81 न्यूटन, ठीक है। तो ये सारा फोर्स का आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नोट करना है? नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आ रहा है मजा पढ़ने में? आएगा है ना? धीरे धीरे समझ के पढ़ना है। ऑफ कोर्स आएगा हर चीज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ 10 माइक्रोकूलम। यानी कि ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। देखो यानी कि हेडिंग करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। देखो ध्यान से,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने पढ़ाया था E इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू E इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ई क्यू फोर्स लगेगा। ये भी समझ में आया होगा, कितना फोर्स लगेगा, ई क्यू फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, यानी कि एक और यहाँ पे मैंने पढ़ाया होगा कि किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था और डेरिवेशन भी हम लोग किए थे। ठीक है, तो ये इसको नोट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ 10 माइक्रोकूलम। मतलब बोला है कि 10 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बोलो ये तो इसी फॉर्मूला से लग रहा है ना। चलो देख लेते, कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलो क्यू का वैल्यू दिया है 10 माइक्रोकूलम, दैट मींस 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आ गया होगा समझ में। चलो उसके बाद आर दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। ये तो हम लोग तब से कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर, क्या फाइंड करना बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई इक्वल टू हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि 1/4πε0 बोलो क्यू बाय आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं सबका, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू का वैल्यू बोलो 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर का वैल्यू बोलो 10⁻⁻1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करो। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 90 इंटू 10⁻9 और 10⁻6 यानी कि 10⁻3 अपॉन 10⁻2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 90 इंटू 10⁻3 और इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 10⁻2, दैट मीन्स 90 इंटू 10⁻5 न्यूटन। न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। हाउ, देखो यहाँ पे फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और नीचे है चार्ज का होगा कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ 10 माइक्रोकूलम कितना आ रहा है, बोलो 90 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर, नोट डाउन, इसको नोट करो, इतना हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, कैलकुलेट करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं हम, नोट कीजिए फटाक से। चलो मिटाते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, अब देखते हैं। ठीक है, बोला है 4 नंबर क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कीजिए फटाफट। बोला है कि इफ Q1 and Q2 are two charges located at a distance small r in vacuum। सिंपल सा मैं लिखते जाता हूं। बोला है कि Q1 और Q2 टू चार्जेस है और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। कहां पे है, वैक्यूम में। ठीक है, कहां पे है, वैक्यूम में। ठीक है, और एंड F फोर्स एक्सपीरियंस, और ये दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, F फोर्स है। क्लियर, इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, F फोर्स है। ठीक है, उसके बाद बोला इफ सेम चार्जेस आर लोकेटेड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। बोला कि ये दोनों चार्जेस जो है ये सेम चार्जेस, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है कैपिटल R बोला है। देखो ध्यान से, बोला है कि सेम चार्जेस आर लोकेटेड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एट कैपिटल R डिस्टेंस, देन सेम फोर्स इज अप्लाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। देखो ध्यान से, बोला है कि दोनों चार्जेस जो है Q1 Q2 चार्जेस स्मॉल r डिस्टेंस पर कहां पे, वैक्यूम पे रखा गया है। तब इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कैपिटल F है। बात समझ में, F फोर्स है।
बोला कि सेम चार्जेस को कहा किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के में रखा गया है। कहां रखा गया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के में रखा गया है और इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स भी सेम है, दैट मींस Fe फोर्स लग रहा है। इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला भी फोर्स क्या है? Fe है और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस अब चेंज है। डिस्टेंस क्या है इस बार? कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन तो दम है थोड़ा सा ना। चलो देखते हैं एक बार और, मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा। यानी कि कैपिटल R का वैल्यू क्या किया है? फाइंड करने बोल रहे हैं, ठीक है। बोला क्या? ध्यान से सुन लो क्वेश्चन, देखो बोला है Q1 एंड Q2 दो चार्जेस कहा स्मॉल r डिस्टेंस पर कहां पे रखा गया है? वैक्यूम में रखा गया है। तब इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कैपिटल F है। बात समझ में आया? बोला कि सेम चार्जेस को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम K में रखा गया है और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R है, तब सेम फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स यहां पे लग रहा था उतना फोर्स यहां भी लग रहा है। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। बात समझ में आया? तो कैपिटल R का वैल्यू फाइंड, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। देखो इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा? कहां पे है? वैक्यूम में। तो मैंने पढ़ाया था एयर और वैक्यूम के लिए फोर्स कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? स्मॉल r दिया, तो स्मॉल r का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट होगा। बात समझ में आया? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना होगा। क्लियर? अब सेकंड नंबर में बोला क्या कि यही दोनों सेम चार्जेस को कहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम के में रखा गया है। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के में लगता है तो F इक्वल टू फोर्स कितना हो जाता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो R स्क्वायर स्मॉल r नहीं होगा, इस बार कैपिटल R होगा। क्यों? क्योंकि इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल R है। तो कैपिटल R स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 करो। 2 कर दे। देखो F इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R का वैल्यू क्या दिया है? K दिया हुआ है। बोला किसमें? किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम K में रखा गया, तो K डाल दिए। Q1 Q2 और कैपिटल R का होल स्क्वायर, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या है? बोला क्या आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? देखो ध्यान समझो। बोला क्या वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स इसमें भी लग रहा है, मतलब दोनों फोर्स सेम है। ये दोनों फोर्स क्या है? सेम है। ये दोनों फोर्स क्या है? सेम है। तो ये दोनों फोर्स सेम है, दैट मींस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है? बराबर है। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स सेम फोर्स है। तो कैपिटल R का वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो इक्वल कर दो दोनों को, इक्वेशन को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और स्मॉल r का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 और कैपिटल R का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? देखो क्या क्या कट रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, ये कैंसिल, Q1 Q2 कटेगा, Q1 Q2 यहां भी कटेगा, ठीक है। क्या क्या नहीं कट रहा अब देखते हैं आगे। इसको मिटा दे, बहुत मजेदार है ना। चलो देखते हैं। यानी कि इधर कितना बच रहा है? 1/r स्क्वायर और इधर कितना बच रहा है? इक्वल टू 1/k और यहाँ पे r स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा k कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू, दैट मीन्स R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? यानी R स्क्वायर और बाई k। क्लियर? यानी कि R निकालना है ना, R फाइंड करने बोला तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर ये अपॉन के, यानी कि R इक्वल हो जाएगा R और रूट के, यानी कि यही डिस्टेंस है कैपिटल R का, ठीक है। तो R का वैल्यू यही है, समझ में आया? ये हो गया आंसर। क्लियर? इतना डिस्टेंस पर अगर रखा जाएगा तो सेम फोर्स लगेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सबसे पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये भी था इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड। तो पता है ना कूलॉम फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेम क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखो कितना मस्त क्वेश्चन दिया। 5 नंबर लिखो। 5 नंबर बोला है कि इफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10 सेंटीमीटर। बोला है क्या
कि किसी हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। किसका? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, यानी कि P फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है, ठीक है। बोला हाइड्रोजन सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। किसका? हाइड्रोजन एटम का। किसका? हाइड्रोजन एटम का। यानी कि हाइड्रोजन एटम किसको बोलेंगे? कैपिटल एच को। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक एटॉमिक नंबर, यानी Z इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक होगा और प्रोटॉन भी एक होगा, पता है, क्योंकि Z इक्वल टू होता है E इक्वल टू P, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा एक हाइड्रोजन एटम में। क्लियर? और एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा? एक ठो इलेक्ट्रॉन होगा, ये न्यूक्लियस है, एक ठो इलेक्ट्रॉन होगा और एक ठो प्रोटॉन होगा। एक ठो क्या होगा? प्रोटॉन का होगा, न्यूक्लियस में होगा। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है, कितना सेंटीमीटर दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू नेगेटिव, प्रोटॉन का वैल्यू पॉजिटिव, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर? कितना सेंटीमीटर दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक तो नेगेटिव चार्ज रहता था और एक रहता था पॉजिटिव चार्ज, और दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत कम, यानी 12 रहता था, तो इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट होता था क्या? डाइपोल मोमेंट होता था P इक्वल टू होता है Q1 × 2। ये तो पता होगा। चलो ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थोड़ा देख लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का बीच की दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि सब पता चल गया हमको। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है? Q × 12, Q × 12, यानी कि दोनों में से किसी एक चार्ज का वैल्यू, देखो इसका भी वैल्यू सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका भी होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। सिर्फ नेचर अपोजिट होता है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव, ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस भी ये 12 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलो? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10/100, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर? इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 × 12 का वैल्यू बोलो 10⁻⁻1 मीटर। ये कूलम, ये मीटर, इसको करो 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम मीटर, आंसर। क्लियर? तो कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 10 क्वेश्चन अगर कर लेंगे ना तो और दिक्कत नहीं होने वाला इस टॉपिक पे, ठीक है। देखते हैं, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपका। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेरिकल sphere having charge of 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁷ coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखो सिंपल सा है, दो चार्ज का स्फीयर दिया हुआ है, ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो चार्ज दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। और इस चार्ज से एक दूसरा चार्ज यहाँ पे है, और इसका चार्ज कितना दिया है? 3 × 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर? और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या फाइंड करने वाला? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने बताया उसी को बोलता है कूलम्स लॉ, यानी कि दोनों का बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। तो इसमें क्या है? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या?
रिपल्सन फोर्स होगा, तो 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब तो दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा, कोई भरोसा नहीं, हम कर देते। देखो 9 इंटू 10⁻9 क्लियर, इंटू Q1 का वैल्यू बोलो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू Q2 का वैल्यू बोलो 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपॉन दोनों का बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को करो मीटर में कन्वर्ट, तो मीटर में कितना करेंगे 30/100, ये कैंसिल, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर का होल स्क्वायर। क्लियर, आपका वैल्यू देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 18, इसको इधर करो 54, 54 इंटू 10⁻9 7 7 14, यानी कि 10⁻9 इंटू 10⁻⁻14 -14 अपॉन इसको करो तो 9 इंटू 10⁻²। कोई दिक्कत? तो 9 6 6 बार में कटेगा, यानी कि 6 इंटू कितना हो जाएगा बोलो 5, 10⁻⁻5 इंटू 10⁻², यानी कि 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर, इतना होगा आंसर। कौन सा फोर्स, दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन फोर्स, कौन सा फोर्स होगा बोलो, रिपल्सन फोर्स। क्लियर, ये होगा आंसर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मस्त है, मजा भी आ रहा है ना। पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, किसी भी चीज में मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है, ठीक है, मन लगाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इजीली समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। बोला है क्या, जो स्मॉल स्फीयर है, छोटा सा, इसका चार्ज दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। इसके कारण देखो यहाँ पे एक चार्ज और दिया है, इसका बोला है 0.8 माइक्रोकूलम, ये चार्ज दिया हुआ है इन एयर। दोनों कहाँ रखा गया है, एयर में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, एयर में, बात समझ में आया, एयर में रखा गया है, ठीक है। और इन दोनों का बीच में जो ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स है वो दिया है 0.2 न्यूटन का। कितना न्यूटन का रिपल्सन फोर्स है, 0.2 न्यूटन का। पहला नंबर बोला है, ए नंबर में, ए नंबर बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस आर फाइंड करने बोला है, ठीक है। चलो दूसरा में व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। बोला है क्या कि सेकेंड स्फीयर फॉर ये फर्स्ट स्फीयर और ये सेकेंड स्फीयर, ठीक है। तो बोला कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 स्क्वायर। बोला क्या, इसके कारण इस पर जो फोर्स है वो कितना है, 0.2 न्यूटन का है। तो बी नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके कारण, फर्स्ट के कारण दूसरे पर कितना फोर्स होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। बात समझ में आ गया होगा, ड्यू टू फर्स्ट फोर्स फाइंड करने वाला है, ड्यू टू फर्स्ट के कारण। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, बहुत इजी, तो सब कुछ तो दिया हुआ है, करना क्या है, देखो Q1 का वैल्यू कितना दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर, Q2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस तो रहने दो, छोड़ो, 0.8 माइक्रोकूलम इक्वल टू कितना होगा 0.8 इंटू 10⁻⁻। देखो ध्यान से समझो बात, ये है पॉजिटिव एन। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को बताएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। दैट मींस इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं बताता इन दोनों के बीच, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्लियर, चलो अब ये समझ में आ गया, आर को क्या करना है, फाइंड करना है।
एफ कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ का वैल्यू दिया है 0.2, इसका वैल्यू बोलो 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू बोलो 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 का वैल्यू बोलो 0.8 इंटू 10⁻6 अपॉन दोनों का बीच का डिस्टेंस नहीं पता, आर स्क्वायर। पता है क्या? नहीं पता है। क्लियर? आर स्क्वायर को यहां लिखते हैं ना, इसको तो करो ना, कर लेते, छोड़ो। 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻9 9 10⁻−12 10⁻−3 10⁻−3 अपॉन 0.2 0.2। ये तो 2 बार में जाएगा ना। चलो यानी करते हैं आर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 9 दूना 18 है 18 इंटू 0.8 इंटू 10⁻−3। क्लियर? इसको कर देते हैं नीचे 10, इसको हटा देते हैं, हो गया ना। यानी आर का रूट चढ़ा देते हैं ना। चलो देखो, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल कितना होगा, आर कर देते हैं, तो आर इक्वल कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना, देखो 18 इंटू 8 इंटू 10⁻3 नहीं करेंगे, अब इतना कर लेंगे, देखो 10 और इंटू 10⁻3 यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ में आ गया होगा? चलो क्लियर ना, इतना है। अब कैलकुलेट करते हैं आर का वैल्यू, मिटा दें हम, इतना मिटाना ही पड़ेगा, बोर्ड छोटा है। देखो आर का वैल्यू देखो, यानी कितना होगा, तो इसको ऐसे कर सकते 3 इंटू 3, ठीक है, और 2 इंटू, और यहाँ पे कितना होगा 10,000, यानी कि आर इक्वल कितना हो जाएगा बोलो रूट अंडर 9 इंटू 2, यानी कि रूट हट जाएगा, यहाँ पे होगा √2 अपॉन, इसमें रूट हटेगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। क्लियर? यानी इतना ही डिस्टेंस होगा, छोड़ो यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना। तो इतना होगा, ठीक है, डिस्टेंस इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, जितना फोर्स फर्स्ट इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स, सेम फोर्स ये भी इस पर लगाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा 2 नंबर का वो होगा 0.2 न्यूटन, क्योंकि सेम फोर्स, ठीक है, इज अप्लाइड, ठीक है, ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट, ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट। बात समझ में आ गया? तो इतना ही फोर्स क्या होगा, अप्लाइड होगा ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट। बात समझ में आया? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन।